क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी नाम के लिए है। हालांकि पिछले 5 साल में इसने बहुत गंदा काम किया है। इसका चेयरमैन हिरेन नाम का आदमी, हिरेन भानु, और धड़ाधड़ सारे बैंक क्लोज हो रहे हैं, हर हफ्ते में एक। नमस्कार, मैं विश्वास उडगी। मैं आपके सामने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की कहानी पेश करने जा रहा हूं। सवाल है कि 13 फरवरी की रात को 10 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि ये बैंक 6 महीने के लिए इसका हम लाइसेंस तो विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन इस बैंक के सारे ट्रांजैक्शन को बंद रखेंगे। आप अपने लॉकर में से पैसा, लॉकर में जो रखा है वो निकाल सकते हो, लेकिन आपको आपका पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं मिलेगा। ये कैसे वो कर सकते हैं? इसके लिए आरबीआई का कानून है। कानून ये कहता है कि आरबीआई सेक्शन 35A, उसके तहत किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई ये एक्शन ले सकती है। आरबीआई ने एक्शन ले लिया तो सेक्शन 35 के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे आता है, उसको प्रशासक कहते हैं। उसका काम यह है कि सिर्फ वसूली करना। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है। दूसरी बात ये कहती है कि हम, मतलब आरबीआई, उसकी सब्सिडी कंपनी डीआईसीजीसी, उसके माध्यम से जितने डिपॉजिट इंश्योर हो गए हैं उसके जरिए 5 लाख तक, अप टू 5 लाख, ये अदा करेंगे 90 दिन में। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मैं इस अनाउंसमेंट के बारे में सवाल खड़ा करूंगा। बाकी सब लोग सब कुछ बोलते रहेंगे, हम लोग बाद में बोलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून ये कहता है, जो अगस्त 21 में ये कहता है, इन केस ऑफ ए लिक्विडेशन ऑफ ए बैंक, Reserve Bank of India will issue a notification, and then within 90 days from the date of notification, within 90 days, up to rupees 5 lakh will be paid after due diligence and KYC by the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, that is DICC. अब ये मामला 5 लाख मिलने का लिक्विडेशन के बाद है। लिक्विडेशन के पहले क्या होता है? बैंक का लाइसेंस विड्रॉ होता है। ये सारे बैंकों के बारे में, जितने भी बैंक 2010 से लेके 2000 मान लो 21 तक, सेक्शन 35 के अंदर 150 से ज्यादा बैंक थे भारत भर में, और कहीं भी कुछ भी मिला ना। 5,000 10,000 मिलना ये आम बात है। पीएमसी में 1 लाख तक मिलना वो 2019 की बात है। लेकिन 2020 के बाद ये जितने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं पूरे देश भर में, कोरोना के बाद धड़ाम से लुढ़कने के लिए हर हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते में एक बैंक। और फिर सवाल आ गया कि सेक्शन 35 के अंदर जो बैंक थी वो लिक्विडेशन के अंदर गई। लिक्विडेशन के अंदर जाने के बाद सीकेपीबी में 5 लाख बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन के जरिए मिला, वो अगस्त 20 में। और अगस्त 21 में केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका लॉ बनाना पड़ा। उन्होंने लॉ बनाया, वो अगस्त 21 में बनाया। अगस्त 21 के बाद सारे बैंक जो लुढ़क गए, वहां पे इमीडिएटली एक रिलीफ मिला। वो रिलीफ ये कि आपको आपके 5 लाख तक का रुपया लिक्विडेशन के बाद तुरंत मिलेगा 90 दिन में। लेकिन दूसरा उसका मतलब ये भी होता है, अगस्त 21 के ऑर्डर का मतलब ये भी होता है कि आपका 5 लाख के ऊपर का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब धड़ाधड़ सारे बैंक क्लोज हो रहे हैं,
हर हफ्ते में एक। अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव का नंबर आ गया। हालांकि पिछले 5 साल में इसने बहुत गंदा काम किया है। इसका चेयरमैन हिरेन नाम का आदमी, हिरेन भानु, जॉर्ज फर्नांडिस की इतनी अच्छी बैंक, रंजीत भानु, जॉर्ज फर्नांडिस, इन लोगों ने इस बैंक का जन्म दिया, इसको बहुत बड़ा नाम किया, अच्छा काम किया। लेकिन उसका बेटा हिरेन और उसकी वाइफ आज विदेश में भाग गए हैं। जैसे हिरेन नीरव मोदी गया, जैसे आपका विजय मल्ल्या गया, वैसे ये भी गए। कोई अचरज की बात नहीं है। इनके पीछे कोई ईडी नहीं लगेगा, कोई नहीं ईडी लगेगा, कोई सीबीआई नहीं आएगी। लेकिन एक आदमी को जब पकड़ा गया, जनरल मैनेजर को, उसने करेंसी में से 122 करोड़ निकाले कैश। लेकिन कुल मिला के 2583 करोड़ की डिपॉजिट ये वाली बैंक, इसमें 15% नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। यहाँ 2 लाख के डिपॉजिटर्स है। मेरा सवाल, डिपॉजिटर के बेसिस का क्या होगा? इस देश का केंद्र सरकार, इस देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 कानून के ऊपर हम गौर करेंगे। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून, एक डीआईसीसी का कानून। और ये जो मैंने बताया आपको कि 5 लाख कब मिलते हैं, तो लिक्विडेशन के बाद। अब जितने सेक्शन 35 में बैंक आ गए वो लिक्विडेशन में जाते हैं और 5 लाख मिलते हैं। ये अब तक का दौर था। एक्सेप्शन 2 बैंक, एक रुपी बैंक और एक पेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसको 14 साल से एक पैसा नहीं मिला। बम्बे हाईकोर्ट में केस है, लेकिन रुपी बैंक के वालों को मिल गया। यहाँ पे मैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द रेगुलेटर, जिसके पास 2020 के बाद सुपरविजन भी आ गया और रेगुलेशन तो है ही। इसका मतलब सभी पूरा कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी आरबीआई पर है। अगर आरबीआई नेशनलाइज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, नेशनलाइज बैंक के बीइंग द ओनर, सारे डिपॉजिटर्स प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे सारे डिपॉजिटर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकता? वर्चुअली इज अ रेगुलेटर एंड इज अ सुपरवाइजर। कि ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं ले रहा है। यहाँ पे इस देश का होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्टर बन गया है। सवाल ये भी है ना कि सेंटर और स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है और जो लिस्ट है, इसमें कोऑपरेशन और कामगार, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर ये दोनों चीजें आज सेंटर का सब्जेक्ट बन गई है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे बैंक डूबी जा रही है, डुबाई जा रही है, और 5 लाख का पैसा लिक्विडेशन के बाद देने के बाद है 5 लाख के ऊपर गमन कर दिया। मुद्दा मेरा ये है कि मेरे 5 लाख के ऊपर का पैसा नहीं है, तो लोगों ने क्या करना चाहिए? क्या आरबीआई जिम्मेदार नहीं है? क्या आरबीआई की ये एक्टिविटी इलीगल नहीं है? क्या आरबीआई देश के कानून को सिर्फ एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को सामने रख के 5 लाख पहले दे देगा? वो देना कानूनन सही है? ये सवाल कौन पूछेगा? सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सो मोटो केस हो सकती है कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी नाम के लिए है। सवाल यह है कि 2 लाख डिपॉजिटर्स न्यू इंडिया कोऑपरेटिव के अब रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने जो बुनियादी सवाल उठाए, इन सवालों के जवाब में जनता को सोचना पड़ेगा। आप सोते रहो आज, कल आप मरोगे। आज
सारे कोऑपरेटिव बैंकों के डिपॉजिटर्स रो रहे हैं, उनको रुलाने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसका कारपोरेट गवर्नेंस पिछले 5 साल में क्वेश्चनेबल है, जितना वो पहले स्टेट का भी था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का 5 साल का बैलेंस शीट उनके हाथ में था, मालूम था, सारी गंदगी मालूम थी। क्या किया उसके डिपार्टमेंट ने? वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके पास 5 साल पहले एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट दी थी, सारा ये लूटने का मामला बताया था। बैलेंस शीट आप देखोगे खोल के तो 15% से ज्यादा एनपीए है। 10 या 15 बड़े बिल्डरों को 40% से भी ज्यादा लोन दे चुके हैं, जो लोन वापस कभी नहीं आ सकते क्योंकि वो क्लीन लोन है। और जो बोर्ड के मेंबर है वो तो भाग गए देश के बाहर। और अब कहोगे कि अगर 6 महीने के अंदर 5 लाख मिल गए, तो 5 लाख मिलने के बाद जो 90% ऑफ द डिपॉजिटर्स कवर करेंगे, तो बचे हुए 10% में ये बैंक चलेगी? ये तो मुर्दा बन जाएगी। और टेक ओवर की बातें करने वाले लोग, इसका मतलब उसका धंधा होगा। ऐसी मुर्दा बैंक कोई लेगा भी नहीं, लेगा तो पॉलिटिकल एक्शन से ही होगा। तो इस तरीके से गंदा व्यवहार अगर इस देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, तो 5 लाख तो लोग लेंगे, लेकिन 5 लाख के ऊपर के पैसे का क्या? इसलिए बुनियादी लड़ाई है, और इस लड़ाई में आम जनता को ये सोचना चाहिए कि बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। कानून अपने पैसे की लूट कर रहा है। डीआईसीसी के पास 2 लाख करोड़ का प्रीमियम है, लेकिन वो किसी भी बैंक को बचाएगा नहीं, लेकिन डुबाने के बाद पहले 5 लाख देके फुटा देगा, और बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो उसको 5 लाख मिलेंगे, और 95 लाख कहाँ से जाएंगे? कानूनन आपको 95 लाख नहीं मिलेंगे, ये सरकार कैसे कर सकती है? इसलिए ये कानूनन लड़ाई, बुनियादी लड़ाई, संविधान ने ये कहा है, आपके प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पूरे पैसे पर आपका पूरा अधिकार है। बैंकों में जो पैसा है उसके ऊपर हर डिपॉजिटर का पूरा अधिकार है। तो मेरा पैसा पूरा क्यों नहीं मिलेगा, ये सवाल है। और इसलिए राजनीतिक पार्टियां, उनको अपनी आंखें खोलना चाहिए, लड़ाई के मैदान में आना चाहिए। जितना जल्दी आए उतना बेहतर, नहीं तो लोग अपनी लड़ाई करते रहेंगे, हम सत्ता में बैठे रहेंगे, हम विपक्ष में बैठे रहेंगे। ये मस्ती बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि आर्थिक संकट इतना गहरा है, इतना गहरा है कि अब तो आईडीबीआई बैंक को भी बेचा जा रहा है। जो लेने वाले लोग हैं ना, वो डिपॉजिटर को, उनका जो, जिसको कहते हैं ना, बैंक तो ले लेंगे, लेकिन इस कौड़ी के दाम में ले लेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। देश की सरकार ये बहुत बुरा काम कर रही है आईडीबीआई बैंक बेचने का। वैसे ही कोऑपरेटिव बैंकों को बचाने के बजाय खत्म करने की बात कर रही है। आज देश में हर जिले में, हर तालुका में छोटे छोटे कोऑपरेटिव अच्छा चलाने वाले लोगों की जरूरत है। कारपोरेट गवर्नेंस सिस्टम से काम करना ये जरूरत है, वो तो नहीं हो रहा है। उसके बारे में आरबीआई तो ध्यान भी नहीं दे रही है। जहां पे अच्छे कोऑपरेटिव थे वो महाराष्ट्र, वहां से सबसे ज्यादा बैंक लुढ़क रहे हैं और लोग लुढ़का रहे हैं। अब गुजरात के बैंकों का क्या हो गया, महाराष्ट्र के बैंकों का क्या हो गया, कर्नाटक के बैंकों का क्या, ये सोचने से अच्छा पूरी कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का क्या हो रहा है, जिसको इस देश की सरकार और आरबीआई क्या खत्म करने जा रही है, ये बात आज सबके सामने आ रही है। और इसलिए आज का मेरा वीडियो, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बच नहीं सकती, मुझे भी मालूम है, लेकिन पूरा पैसा सब लोगों को मिलना चाहिए,
इसलिए लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है। और आरबीआई के साथ सीधा सवाल है कि आपने विदाउट लिक्विडेशन पैसा देने का वादा किया इनको, तो आप पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 27 फरवरी की बम्बे हाईकोर्ट में केस है, वहां पे हाजिर हो जाओ और वहां पे 5 लाख देने का वादा करो। ये आरबीआई की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां पे आरबीआई ने कहा है हम जब तक लिक्विडेशन ऑफ पेन अर्बन नहीं करेंगे तब तक 5 लाख नहीं दे सकते। ये दोहरी चाल आरबीआई की देश के लिए और बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आरबीआई का दोहरा रूप बहुत गंदा रूप है। हमें साफ सुथरा आरबीआई चाहिए। जब डॉक्टर रेड्डी साहब थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे गवर्नर, आईजी पटेल साहब थे, वो आरबीआई उर्जित पटेल के बाद नहीं रहा है। और इसलिए जब जब रेगुलेटर ही सुपरवाइजर बनता है और इस तरीके से न्यू बैंक ऑफ इंडिया, एक ही बैंक को अलग ट्रीटमेंट मिलती है, पहले पैसा मिलता है, लोग ले लेंगे, लेना भी चाहिए, लेकिन रेगुलेटर की जो नीयत है वो साफ नहीं है। आरबीआई अपनी नीयत साफ करे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद, यही पे रुकता हूँ।